बार की बात है, एक गंगापुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। रामू का कोई परिवार नहीं था। रामू अनाथ था और जब से ही यह गांव में रहता था, रामू के पास संपत्ति के तौर पर एक केवल घर ही था और एक गाय थी। रामू के पास खेती-बाड़ी करने के लिए जमीन नहीं थी, जिस कारण रामू जंगल में से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रामू रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। आज मैंने समय रहते ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली। अब इन लकड़ियों को जाकर बाजार में बेच आता हूँ। इससे जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं अपने घर का राशन खरीदूंगा। रामू वह लकड़ियों का गट्ठा उठाकर अपने सर पर रख आगे बढ़ता है। अरे भगवान, आज इतनी गर्मी होने के कारण मेरा गला प्यास के कारण सूख गया और यहाँ आसपास कोई झील या तालाब भी नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू की नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। अरे, इतने घने जंगल में यह झोपड़ी यहाँ कैसे आई? यह झोपड़ी को तो मैंने पहली बार देखा। चलो अब इस झोपड़ी के पास जाता हूँ। अगर कोई इस झोपड़ी में रहता होगा तो मैं उससे पानी मांग लूंगा। इतना कहकर रामू उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। कोई है जो मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे, कोई इस झोपड़ी में रहता है क्या? रामू की आवाज सुनकर एक औरत वहाँ आती है। क्या हुआ? आप मेरी झोपड़ी के पास आकर क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी काटना मेरा काम है। मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काटकर जा रहा था, मगर मुझे बहुत तेज प्यास लगी। तो फिर मैंने विचार किया अगर कोई इस झोपड़ी में रहता होगा तो उससे मैं पानी मांग लूंगा। अच्छा, तुम्हें पानी चाहिए? रुको, मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ। वो लड़की रामू को पानी लाकर देती है। तुम इस जंगल में किसके साथ रहती हो? मैंने तुम्हारी झोपड़ी यहाँ पहली बार देखी है। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। कुछ समय पहले मैं जंगल में अपने दादाजी के साथ रहती थी, मगर दादाजी के जाने के बाद अब मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं। जब मैं 5 साल की थी तब से ही मुझे मेरे माता पिता छोड़ चले। जब से मुझे मेरे दादाजी इस जंगल में इस झोपड़ी में पाल रहे थे, मगर अब वह भी मुझे छोड़ गए। अब मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? नहीं, मुझे इस जंगल में डर नहीं लगता। मुझे इस जंगल में रहने की आदत हो गई है। इस आग से आधा जीवन तो कट गया, थोड़ा सा जीवन बचा है, वह भी कट जाएगा। अब मेरे जीवन में देखने लायक बचा ही क्या है? माँ बाप बचपन में ही चले गए। दादाजी थे, वह भी मुझे छोड़ गए। मेरा जीवन भी ठीक तुम्हारे जीवन की तरह ही है। तुम्हारा भी कोई नहीं है इस दुनिया में? हाँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और यहाँ लकड़ियाँ काटकर इन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास केवल मेरे दादाजी थे, मगर वह भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। दादाजी को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, जिस वजह से उन्होंने मेरी शादी के रिश्ते के लिए 1-2 जगह बात की, मगर मेरी एक आंख न होने के कारण कोई ने भी मुझसे शादी नहीं की। इसके दुख में दादाजी मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गए। इतने ही बीच में रामू के मन में एक ख्याल आता है और वह कविता से कहता है, तुमसे मुझे एक बात कहनी है, मगर यह बात कहने में मैं जरा डर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने? अगर नहीं तो तुम मुझे मना भी कर सकती हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। बोलो हम दोनों साथ में रहकर एक दूसरे के दुख और सुख को बांट सकते हैं। हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे। मगर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? मेरी तो एक आँख ही नहीं है और दूसरी आँख से भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे। मेरा पास के गांव में ही एक घर है
हम दोनों वहीं रहेंगे और मैं इन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता हूँ। इससे हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे मंजूर है। फिर क्या रामू और कविता गांव के मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। देखो, यह है मेरा छोटा सा घर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया। पर तुम दुखी मत होना और यह बात याद रखना कि आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो। तुम्हें ही सब देखना है। रामू की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव के निवासी रामू के घर पर आते हैं। अरे ओ रामू, रामू, ओ रामू, दरवाजा तो खोल। आता हूँ काका। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है यह गांव वाले तुम्हें देखने आए होंगे। क्यों रे रामू, मैं तो समझता था कि तू बड़ा भोला भाला है। मैं पूरे गांव में सबसे सीधा साधा सच्चा आदमी तुझे ही समझता था, मगर तू तो सबसे अलग निकला। तूने तो शादी कर ली और हम गांव वालों को कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। रामू काका, यह तो तुमने बहुत गलत किया जो तुमने शादी तक की खबर भी नहीं दी। अरे मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिला और मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाता। तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। वो सब तो ठीक है, नई दुल्हन से हमारी मुलाकात तो करवाएंगे या तुम ही बोलते रहोगे? क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। कविता, ओ कविता, जरा देखो, तुमसे मिलने बाहर कोई आया है। कविता को देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। रामू काका, इसकी आंखें किसने फोड़ दी? तुमने लड़की ठीक से देखी नहीं थी क्या? अरे रामू, जब तुझे इतना ही शादी का भूत सवार था तो मुझसे कह देता। अंधी लड़की से बेहतर जमींदार के घर पर जो नौकरानी काम करती है, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा देता। यह अंधी लड़की से तो वह कहीं ज्यादा सुंदर है। इसे दिखाई नहीं देने के अलावा मुझे लगता है इसे सुनाई भी नहीं देता है, जो इतनी बुराइयां सुनने के बाद भी यहाँ खड़ी है, अंधी कहीं की। रामू काका, इतने दिन तक लड़की ढूंढने के बाद तुम्हें केवल यही लड़की मिली थी क्या शादी करने के लिए? ठीक है, मेरी पत्नी अंधी है, पर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का। लो देख लिया। पता नहीं यह दुल्हन को देखने के बाद आज का दिन हमारा कैसा होगा। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? जाओ मेरे घर से। अगर पत्नी जरा सी सुंदर होती तो पता नहीं क्या करता। चलो चलो, हमें ही इसे देखने का शौक आया था। चलो अब जाओ मेरे घर से, यहाँ से निकलो। इस तरह कविता का पूरा गांव मजाक उड़ाता है। अरे सुनते हो जी? अरे तुम उठ गए, अब जाकर तुम नहा लो, जब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। फिर तुम्हें मैं खाना बनाकर दूंगी। ठीक है भाग्यवान, नदी से पानी मैं लेकर आ जाता हूँ। नहीं, पानी तो मैं ले आऊंगी, आप केवल नहाकर तैयार हो जाओ। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर कविता अपने घर से पानी भरने के लिए नदी की ओर निकल जाती है। देखो, अपने गांव की नई नवेली दुल्हन आ रही है। आने दो, आज इसे अच्छे से बताती हूँ। अगली बार यह नदी में पानी भरने का सोचेगी भी नहीं। जरा देखकर आना, मेरा मटका रखा है, उसमें पैर मत लगा देना। क्या बिमला, तुम कहना क्या चाहती हो? उसे दिखता नहीं है, यह अंधी है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, यह तो सच में अंधी है। अरे मैं वही सोचूं कि रामू काका ने यह अंधी को पानी भरने के लिए आने कैसे दिया। अगर इसे दिखाई न देते हुए नदी में गिर गई तो? अरे विमला बहन, यह अंधी को मगर एक फायदा जरूर है। कैसा फायदा? मैं कुछ समझती नहीं। अरे जो हमें काजल 1 महीना चलता है, वह अंधी को कम से कम 2 महीने चलता होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कविता का खूब मजाक उड़ाते हैं और कविता वहाँ से घर आने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम पानी भरकर आ गई। रामू की नजर वहाँ मटके पर पड़ती है, जिसे खाली देख रामू कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारा मटका तो खाली है, तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई?
कविता कुछ बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब तो दो। मैं पानी भरने नदी के किनारे गई तो गांव की औरतों ने मुझे वहाँ भी चिढ़ाया, अंधी कहकर। उनकी इतनी हिम्मत, नदी किनारे तुम्हारी बेइज्जती। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम दुखी मत हो भाग्यवान। मैंने तो सोचा था कि तुमसे शादी करके तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता थोड़ी ना था कि यह गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे, जो किसी की मजबूरी ना समझते हुए उसी का मजाक उड़ाएंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की है, जो मैं भोग रही हूँ। नहीं भाग्यवान, अब से हम इस गांव में नहीं रहेंगे। हम इस गांव को ही छोड़ देंगे। हम शहर जाएंगे, वहीं मुझे कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। भाग्यवान, हम वहाँ चैन की सांस ले पाएंगे। फिर यहाँ घर बार का क्या होगा और अपनी गाय का कौन ख्याल रखेगा? तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। मेरा एक करीबी मित्र है जो अपनी गाय को ले जाएगा। चलो, जो जो जरूरी सामान है उसे एक पोटली में बांध लो। हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। रात के समय रामू और कविता पोटली सर पर रखकर गांव से बाहर जाने लगते हैं। अचानक से रामू और कविता को भूत दिखाई देते हैं। अरे बाप रे बाप, हम तो आज गए। आप कौन हो? मैं एक ब्रह्मदत्त भूत हूँ। क्या? ब्रह्मदत्त भूत? यह तो भूतों की प्रजाति में सबसे बड़ा भूत होता है। एकदम सही कहा। मैं भूतों की प्रजाति में सबसे बड़ा भूत हूँ। तुम रामू और यह तुम्हारी पत्नी कविता, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें हम दोनों के नाम कैसे पता चले? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ ब्रह्मदत्त भूत। मुझे सब पता है। जो मुझे रात में मिलता है, मैं उसे मनचाहा वरदान देता हूँ। क्या तुम हमें वरदान दोगे? हाँ, मांगो। तुम्हें क्या वरदान मांगना है? अरे भाग्यवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ब्रह्मदत्त भूत से क्या वरदान मांगे। तुम्हारे मन में कुछ विचार हो तो बताओ। हम धन मांग लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा धन होगा तो कोई गांव वाला हमारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। नहीं भाग्यवान, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं ब्रह्मदत्त भूत से तुम्हारी आंख मांग लेता हूँ, जिससे तुम्हें कोई नहीं सताएगा। मगर मेरी आंख आ जाने से अपनी गरीबी तो दूर नहीं होगी ना? अरे जल्दी जल्दी करो, मुझे और कहीं भी जाना है। जरा जल्दी मांगो वरदान। वरदान सोच लिया। ब्रह्मदत्त भूत, मुझे मेरी पत्नी की खोई हुई आंख वापस चाहिए। तथा ब्रह्मदत्त भूत के जादू करते ही रामू की पत्नी कविता की आंख वापस आ गई और उसे सब अच्छे से दिखने लगा। अरे भाग्यवान, तुम्हारी आंख वापस आ गई। कितनी खुशी की बात है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब मुझे सब साफ साफ और अच्छा दिख रहा है। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मुझे सब अच्छे से दिख रहा है। तुमने मेरी खुशी के लिए ब्रह्मदत्त भूत से धन नहीं मांगा, तुमने मेरी आंख मांगी। नहीं भाग्यवान, मुझे धन से ज्यादा तुम प्रिय हो। रामू और कविता की खुशी देखकर ब्रह्मदत्त खूब खुश हुआ और कहता, अरे वाह, तुम दोनों कितने खुश लग रहे हो। तुम्हें खुशी देखकर मुझे एक वरदान देने की इच्छा है। तुम दोनों अपने अपने एक एक हाथ फैलाओ। ब्रह्मदत्त भूत के जादू करते ही रामू और कविता के हाथ में एक एक सोने की मोहर आ गई। भाग्यवान, देखो, सोने की मोहर कितनी चमक रही है। अब मैं चलता हूँ और तुम्हें यहाँ गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपने गांव की ओर वापस लौट जाओ। भूत के कहते ही रामू और कविता खुशी खुशी अपने गांव की ओर वापस लौट जाते हैं।